करेंगे और स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरेटर। इसी जनरेटर के लक्षण है तो वापस स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वापस क्लियर, ठीक है। देखिए डीसी जनरेटर के लक्षण होते हैं। पहले आपके तीन प्रकार के, पहली हम बात करते हैं ठीक है, इसको और भी नाम से जाना जाता है जैसे कि OCC, इसका मतलब क्या होगा, ऑपरेशन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरा नाम क्या है इसका, मैग्नेटिक सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आप इसमें ग्राफ देखेंगे जो ये ग्राफ बनाया जाता है ये आपके इंड्यूस होने वाले ईएमएफ यानी इजी और जो क्षेत्र धारा है उसके बीच में बनाया जाता है। अभी क्या क्षेत्र धारा के कारण क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी को पार्टिकल में वहां पर उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम आईएफ को किससे रिलेट कर सकते हैं, आपके चुंबकीय क्षेत्र से रिलेट कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप वहां पर आपका फील्ड के अंदर करंट होगा उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वो भी एक चुंबकीय अभिलक्षण इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये दो फैक्टर से इसमें धारा क्षेत्र धारा को हम एक्सपोनेंशियल और जो हमारे इंग्लिश वेरिएबल है उसका हम y अक्षर और फिर जो है तो वैल्यू आती है उसका ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में हम एनालाइज करते हैं कि किस लोड पर कैसा कितना व्यवहार है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक यानी आंतरिक अभिलक्षण। आंतरिक अभिलक्षण जो होते हैं वो आपके आर्मेचर धारा और उत्पन्न होने वाले ईएमएफ के बीच में अभिलक्षण को बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाहरी अभिलक्षण एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। बाहरी अभिलक्षण जो होते हैं आपके वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट इन दोनों के बीच खींचा जाता है, ठीक है। इसे ये जो अभिलक्षण होता है वो आपके वोल्टेज रेगुलेशन को भी दर्शाता है। वोल्टेज रेगुलेशन से यहाँ एक नई टाइपोलॉजी क्या है, आइए वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन से मतलब वोल्टेज रेगुलेशन से हमें ये मतलब है कि कोई भी ट्रांसफार्मर जो है कितने वोल्टेज उत्पन्न कर रहा है और कुछ लोड पर कितने वोल्टेज कर रहा है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपको ये मिल रहा है वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर के अभिलक्षण। ये अपन एक बार देख चुके हैं तो वापस एक बार पूरा जो अभिलक्षण वाला वापस देखते हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर कुछ पिछले या कुछ रह गया है तो यहाँ वापस कॉल करेंगे, ठीक है। तो हमारे जो जनरेटर के अलग अलग प्रकार है उसमें सबके अपन अभिलक्षण पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रकार होता है पृथक उत्तेजित जनरेटर, ठीक है। इसके अंदर में हम सबसे पहले कौन से अभिलक्षण पढ़ेंगे, यहाँ पर चुंबकीय अभिलक्षण या आपके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए, इस कैरेक्टरिस्टिक को बनाने के लिए यहाँ पर कनेक्शन डायग्राम दिखाया गया है कि आपको किस प्रकार से जनरेटर को जोड़ना है और उससे किस प्रकार का अभिलक्षण आएगा वो भी आपको यहाँ दर्शाया गया है। तो यहाँ देखिए कनेक्शन डायग्राम दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये आर्मेचर है और ये इसका फील्ड है, ठीक है। ये हमने सेपरेटली किसी डीसी सोर्स से जोड़ा है। डीसी सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका बैटरी हो सकती है, रेक्टिफायर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने फ्यूज लगाए हैं, एक हमने आईसी डीपी यानी आयरन प्लेट डबल पोल स्विच लगाया है यहाँ पर। और ये आपका लिंक है क्योंकि मीटर में आपका हमेशा लिंक लगेगा। और यहाँ पर एक वेरिएबल न्यूज़पेड है और यहाँ पर बनने वाले करंट को दर्शाने के लिए हमने एमीटर यूज किया। अरे यहाँ एक क्वेश्चन आ गया है कि एमीटर कौन सा टाइप है। ओके, जो मीटर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। उन्हें इसमें ये वाला मीटर लगाया है कौन से प्रकार का,
मूविंग आयरन, इसका पता है मूविंग आयरन कहाँ यूज होता है, मूविंग कॉइल कहाँ यूज होता है। तो देखिए इसके अंदर जो दो टाइप के आयरन होते हैं, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल। इसमें मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो केवल प्योरली डीसी पैरामीटर्स को डालने के काम आते हैं। सिर्फ डीसी के वोल्टेज, डीसी के आपको वोल्टेज डालना है तो मूविंग कॉइल का यूज करें। अगर डीसी दबाव को डालना है तो मूविंग कॉइल टाइप के यूज करें। ठीक है, तो डीसी पैरामीटर्स को डालने के लिए ओनली एमसीआई का आप मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करें। मगर मूविंग आयरन का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपके एसी और डीसी दोनों पे ठीक है। यहाँ पर अगर कोई डीसी का काम है तो यहाँ पर हम करना यूज करेंगे मूविंग कॉइल का यूज करेंगे या तो डीसी है। ठीक है, और इसकी रेंज भी आपको 0 से 11 पर दी थी। नेक्स्ट इसका फील्ड आ गया, आगे इधर आर्मेचर आ गया, फिर वोल्टमीटर आ गया, ये भी वोल्ट आएगा, ये 0 से 300 वोल्ट होगा और आगे ये आपके टर्मिनल्स होंगे जो लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्शन का है, इसको मेरे साथ आप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन अब इसको क्या करते हैं, इसको चला रहे हैं। इस कनेक्शन को करने के बाद हम चलाते हैं, इसमें जो एलईडी को वोल्ट प्रोड्यूसिंग है उसको हम क्या करेंगे, ये जो पीछे आपको ये ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें मेरा एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर एक तो इंड्यूस ईएमएफ ये और दूसरी तरफ करंट है। फिर करंट के एलिमेंट को दर्शाएगा करंट हो जाएगा क्योंकि ये इसके शरीर में नहीं है ना। और जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको ये वोल्टमीटर दर्शाएगा है। तो बस इसी को क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम एक नॉर्मल स्पीड पर चलाकर धीरे-धीरे इस वेवफॉर्म के मान को अधिकतम वैल्यू से धीरे-धीरे कम करते हैं। क्या करते हैं, ठीक है, एलईडी स्विच ओपन है, एलईडी कनेक्टेड है तो क्या स्विच को ओपन करते हैं और उसको घुमाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर उसमें ऑक्सीजन चुंबक होगा तो वहां पर क्या होगा, सटीक ऑक्सीजन चुंबक भले आपने स्विच ऑफ कर नहीं करेगा, अगर आपसे चुंबक होगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज की लेवल ऊपर हो जाएगा तो उसके लिए 0 से कुछ ना कुछ का वोल्टमीटर बताएगा, 2 वोल्टमीटर की रीडिंग आपको कहां पर आती है, 9 वोल्ट। अगर इसमें ऑक्सीजन चुंबक नहीं होता तो ये आप कहां से चलता, 0 से चलता है। तो इसके अंदर जनरेटर है ऑक्सीजन चुंबक नहीं सकता, नहीं हो सकता, इससे प्रॉपर्टी होगी आपके जनरेटर काम करने लग जाए है ना। अगर नहीं है तो भी काम करेगा और ये तो भी काम करेगा। अगर ये तो ये ग्राफ दूर से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, अगर नहीं है तो फिर स्टार्ट में दूर से दिखाएगा। हम जैसे आप इस स्विच ऑन करोगे तो इसके अंदर धारा प्रवाह चलने लगेगी, धारा प्रवाह देते ही स्पीड आएगा फिर बस से इग्नोर से बताया वो ग्राफ आपको धीरे से बढ़ने लगेगा। फिर जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके फील्ड करंट का मान बढ़ाता हूँ। तब फील्ड देखिए यहाँ पर फील्ड करंट का मान बढ़ेगा तो मेरा ये वैल्यू यहाँ इधर से इधर चलेगी है ना। यहाँ पर देखिए जब धारा 0 थी तब इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर कुछ ना कुछ बता रहा है, यानी इसका आउटपुट है ना। जैसे मैं इस ग्राफ में मान लीजिए धारा मैंने यहाँ पर 0.1 एम्पीयर से 0.2 एम्पीयर तक बढ़ा, यहाँ पर क्या होगा, आपका ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ज्यादा फ्लक्स काटेगा और ज्यादा फ्लक्स काटेगा तो इंड्यूस ईएमएफ को मान के क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो ग्राफ कहाँ चढ़ना चाहिए और किस तरफ चढ़ना चाहिए, वो यहाँ चढ़ेगा है ना। इसी तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि धारा का मान बढ़ा रहा हूँ, चुंबकीय से फील्ड क्षेत्र में अगर धारा का मान बढ़ रहा है तो इसी के अनुपात के अंदर क्या हो रहा है, ईएमएफ क्यों बढ़ रहा है। तो ये बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों इसके एक दूसरे के समानुपाती है ना। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कि ये पोल सैचुरेट ना हो जाए, यानी ये संतृप्त अवस्था में आ जाए तब तक ये क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा। अब कंडीशन आ जाती है नी पॉइंट, इसको बोलते हैं नी पॉइंट, जहां पर ये सैचुरेटेड हो जाता है ना। तो ये नी पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में आप धारा का मान बढ़ाते हैं क्षेत्र के अंदर
मगर क्या होगा, वोल्टेज का मान आपका क्या होगा, इससे आगे समानुपात में रख के धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले तो क्या हो रहा था, जितने अनुपात में इसको बढ़ाते थे उतने ही अनुपात में ये बढ़ रहा था। अब क्या होगा, वो अनुपात बराबर ना होकर उसकी तुलना में कम हो जाएगा। धारा का मान ज्यादा बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज का मान बहुत कम बढ़ रहा है, तो ये झुकने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप धारा का मान आप बढ़ाते जा रहे हो तो भी क्या होगा, आपके वोल्टेज का मान क्या होगा, उससे अधिक नहीं बढ़ेगा और ये आगे कांस्टेंट चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू में आप वोल्टेज की वैल्यू देखोगे तो लगभग क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी ना। ये इसकी सीध में देखोगे तो आप तो ये आपका सैचुरेशन आपको हो गया है। अब इससे भी ज्यादा चलाओगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, लॉसेस बढ़ जाते हैं और लॉसेस बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज गिरना है ना। और गिरने लगेगा तो ज्यादा भी आप इसके हो जाएंगे, लेकिन इसको बिल्कुल भी आप हटा दोगे तो इसकी भी एक लिमिट है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अगर इसको कम करता जाऊंगा तो एक वोल्टेज को यहाँ बिल्कुल इससे कनेक्ट कर दूंगा तो इसको क्या होगा, इसको वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। ये वोल्टेज मिलना ही बंद हो गया तो क्या होगा, ये काम करने बंद कर देगा ना। ये वापस क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे ग्राफ वापस झुक के कहां चला जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है जहां तक आप इसको ये जो प्रोड्यूस कर रहा है इसके बाद ये इस कांस्टेंट वोल्टेज को स्थिर हो जाएगा। धारा का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज का मान कम करेगा और उससे अधिक वोल्टेज में वापस क्या हो जाएगा, बंद या फिर मैक्सिमम लिमिट। आप इस ग्राफ से पता कर सकते हो कि इस जनरेटर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, इंड्यूस लिमिट, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अपन ने यहाँ न्यूमेरिकल में समझाया है आपको कि देखिए जैसे एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो ईएमएफ क्वेश्चन होती है आपकी क्या होती है, प्रोपोर्शनल तो 5 ZL अपॉन 60 × 10, ठीक है। तो ये बाकी सारे पैरामीटर्स जो क्या है जनरेटर में स्थिर रहते हैं, है ना, स्थिर रहते हैं। क्या होगा, इसको मैं स्थिरांक मान सकता हूं, तो स्थिरांक जब मैं स्थिरांक को इसमें से हटा दूं तो फ्लक्स के मान पे इसमें ईएमएफ आपका डिपेंड करता है ना। और फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, आपके फील्ड के अंदर बहने वाली धारा, फील्ड में बहने वाली धारा बढ़ाएंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ईएमएफ बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक तो ये ई प्रोपोर्शनल टू आई हो सकता है या आई एफ रहेगा और इसके बाद क्या होगा, ये इससे समानुपाती नहीं रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, यही चीज इसमें लिखी हुई है और इसमें भी यहाँ डायग्राम में भी ये बताया हुआ है कि ये वाला जो गेप है आपका, ये जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसका कारण अवशिष्ट चुंबकत्व है जिसके कारण ये ना आपका थोड़ा ऊपर से दर्शाया है। और ये वाला जो पॉइंट है, डी पॉइंट जो बना हुआ है, ये ध्रुव संतानता के कारण वेक्टर का ऊपरी भाग मुड़ जाता है ना, ये उसको दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपने यहाँ पे लिखी, प्रत्येक जनरेटर पे अवशिष्ट चुंबक ना हो तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और इस अवस्था में वक्र कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन इसी के, ठीक है। अगर आप देखिए बार अभी इलेक्शन में मैंने क्या किया, वहां पर इसको लोडेड कर दिया, लोड से कनेक्ट कर दिया, बाकी इस साइड के कनेक्शन आपके सेम है और इस साइड पर एक लोड जुड़ा हुआ है, एमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा एमीटर जोड़ा जो क्या दर्शाएगा, आपकी लोड करंट को दर्शाएगा और यहाँ पर जो वोल्टेज वोल्टमीटर जोड़ा वो मेरे किसको दर्शाएगा, यहाँ पर लोड पर आने वाले टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना। तो अब इसको इस तरह से कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट में मैं इसको रोटेट करके जनरेटर को स्टार्ट कर देता हूं, तो अपना मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में ये लोड से कनेक्ट करता है ना। तो जब मैंने इसे प्रॉपर पूरा प्रोड्यूस कर लिया है तब से मैं ईएमएफ स्टार्ट करूंगा, जब लोड आपका इससे कनेक्टेड है, फिर आप इससे लोड जोड़ोगे, लोड का मान लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, आगे मान बढ़ेगा, है ना। आगे मान बढ़ेगा तो इससे तो लोड बढ़ रहा है, ये तो इस प्रकार से इसके अंदर मैं यही करूंगा, ये लोड एक तरह से रियोस्टेट के रूप में लिया हुआ है मैंने, वेरिएबल रेजिस्टेंस के रूप में। इसमें क्या कर रहा हूं, पहले
इसका ग्राफ आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो भार अभिलक्षण है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। यही आपको भार अभिलक्षण कह रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप दोनों को पढ़े, ठीक है। अब बात करेंगे अपन भार अभिलक्षण के पहला टॉपिक है प्रत्येक जनरेटर में शून्य भार से कोण डालकर निम्न कारण से गुणवत्ता का मान कब मिलता है। जब आप इसको शून्य लोड पे चला रहे हैं और मैक्सिमम लोड पे चला रहे हैं, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका टर्मिनल वो के कारण से होगा। पहला है आपका आर्मेचर ड्रॉप, तो दूसरा क्या है आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर ड्रॉप आपको पता है क्या है, आर्मेचर ड्रॉप क्या है आपका कि आपका आर्मेचर है वो किसी मैग्नेटिक से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर कॉपर के वायर लगे हैं, तो उसके पीछे कुछ प्रतिरोध होगा, और उस प्रतिरोध के कारण जो अपने ब्लॉक होता है धारा प्रवाह होने के कारण वो क्या करेगा आपको आर्मेचर ड्रॉप। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I A into R A से, ठीक है ना। आर्मेचर ड्रॉप को हम रिप्रेजेंट करेंगे I A और R A से। नेक्स्ट है आपकी आर्मेचर प्रतिक्रिया। ये आर्मेचर प्रतिक्रिया आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे कुछ डिटेल में आएगा। एक बड़ा प्रॉब्लम इसमें रहता है आर्मेचर प्रतिक्रिया का कि आपका जब आर्मेचर के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उसके अंदर उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या करता है आपके फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको विकसित करता है और उसके ऊपर इफेक्ट करता है। इससे वो क्या होता है, समान लेवल कम हो जाता है या उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अब अगर क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक प्लस अगर चेंज जब कम होगा तो क्या होगा, ये का मान क्या आपको कम होगा। तो इस प्रकार से आर्मेचर के फ्लक्स के कारण आपके टर्मिनल वोल्टेज का इतना होने वाला है, वोल्टेज का क्या होगा है बदले होगा। तो इस इस क्रिया को या इस फिनोमेना को आप आर्मेचर प्रतिक्रिया बोलो, ठीक है। और इन डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। आगे लिखा है उसमें परंतु वोल्टेज के मान में कमी के कारण से बहुत कम होती है, इसलिए ये नेगेटिव माना जा सकता है। इस कारण से ये जनरेटर फिर वोल्टेज बढ़ाना नहीं आप इसमें ग्राफ देखोगे 2 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच का, तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल यहाँ आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लोड करंट लिए और यहाँ पर मैंने वोल्टेज लिया। स्टार्टिंग में जब मैं इसको नो लोड पे रखता हूँ यानी मान लीजिए इसके अंदर मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें उत्पन्न होने वाला ईएमएफ और यहाँ पर टर्मिनल पर आने वाला वोल्टेज समान है ना, क्योंकि इसमें आर्मेचर धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आर्मेचर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आर्मेचर वोल्टेज नहीं होगी, तो आर्मेचर ड्रॉप नहीं होगी, है ना। तो ये बोल सकता हूँ ईएमएफ जो अंदर वाला वोल्टेज है बाहर टर्मिनल में आएगा, है ना। जब मैं लोड कनेक्ट करता हूँ उसमें धारा प्रवाहित होना लगेगी और वो ड्रॉप होने लगेगा, है ना। और आर्मेचर प्रतिक्रिया की तभी होगी जब उसमें आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी। आर्मेचर क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया का मतलब है कि उसमें धारा प्रवाहित होगी, इसको चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें भी उपलब्ध नहीं है, लोड शून्य है ना। तो लोड शून्य होने पर आप क्या बोल सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज या ये जो वोल्टमीटर है ये क्या दर्शाएगा, आपके ईएमएफ को दर्शाएगा। तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब लोड करंट शून्य है तो ये ग्राफ कौन से स्टार्ट हो जाता है, इसकी मैक्सिमम ईएमएफ जो यूज करता है वो यहाँ दर्शाएगा, ठीक है। अब मैं इस पे क्या करता हूँ, इस स्विच को ऑन करता हूँ और इस रेजिस्टेंस का भी मैं मैक्सिमम वैल्यू पर इसको कनेक्टेड रखूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपका 1000 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने लगा, ठीक है। इसको हाईएस्ट वैल्यू पर कर दिया, 1000 ओम के कारण आपकी जितनी करंट प्रवाहित होनी है वो करंट आपकी इसमें प्रवाहित होगी, है ना। करंट प्रवाहित होगी तो ये ग्राफ इधर से 0 से इसकी वैल्यू के अंदर आगे इधर चलेगी। मान लीजिए ये धारा आपकी लगभग यहाँ पर इस कंडीशन पे आ गई, ठीक है।
इस कंडीशन पे आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगा। धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप बोल सकते हो इसके अंदर आर्मेचर प्रतिक्रिया भी होगी और आर्मेचर ड्रॉप भी होंगे, दोनों ही होंगे। दोनों के कारण क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो देखिए आप आगे आओगे तो इसका मान देखिए यहाँ पर कम होना स्टार्ट है ना, ये ग्राफ झुकना स्टार्ट। जैसे जैसे लोड धारा को आप और बढ़ाते जाओगे ये ग्राफ और ज्यादा झुकने लगेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि धारा यहाँ पे भी बढ़ेगी तो ये ड्रॉप भी बढ़ेगा ना। हाँ? इसी प्रकार से आर्मेचर प्रतिक्रिया में भी क्या होगा, ड्रॉप जैसे ये धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र और अधिक होगा और अधिक होगा तो मतलब और ज्यादा आपके पोल पर जो पोजीशन बन रहा है उसमें और ज्यादा प्रभाव डालेगा और उसको कम करेगा, उसके कारण भी इसके अंदर होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर तो ये आपका चुंबकीय से ये आपका जो वोल्टेज है गिरता जाएगा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप जब तक इसमें इसकी फुल लोड करंट इसमें जब आप प्रोवाइड करने लग जाओ, क्योंकि हर जनरेटर की क्या होती है, लिमिट होती है। आप जनरेटर को देखोगे ना इसके वैल्यू फुल लोड करंट आती है, जैसे कि 10 एम्पीयर तक का जनरेटर 10 एम्पीयर तक करंट देता है तो उसी का फुल लोड है। तो मैं उतने एम्पीयर इसमें क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। फुल लोड करंट पर जो मेरे वोल्टेज होंगे मैं वो यहाँ क्लिक कर दूंगा। इसका जब इसका ग्राफ बनेगा तो आप देखोगे ये इस तरह से झुकता होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने जो वोल्टेज मेरे घटे इसको मैंने दो भागों में दर्शाया। देखिए इसमें पहला कारण क्या आ रहा है, आई इंटू आर ए ड्रॉप के कारण, और दूसरा इसके अंदर क्या आ रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप है वो होता है आपके आर्मेचर रिएक्शन के कारण, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो ड्रॉप है वो आपके होता है आई ए आर ए ड्रॉप के कारण, ठीक है। और आप इसके अंदर ये वाला जो ग्राफ आपको मिलता है, यानी अगर मैं केवल आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पर इंक्लूड करूं और जो आर्मेचर ड्रॉप आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप को इंक्लूड करूं और आर्मेचर ड्रॉप के कारण जो दूसरा आपका ड्रॉप हो रहा है उसको अभी मैं नेगलेक्ट डाल दूं तो ये आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाएगा। इसको दर्शाएगा इंटरनल, और ये नीचे वाला जो लाइन है ये दिखाएगा आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक लगभग समान ही चलती, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, इसलिए अपन इन दोनों को लगभग एक ही ग्राफ में पढ़ो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा जिसमें आपके अच्छा इससे अपन को क्या कहते हैं, अब देखिए इस पे वोल्टेज पे कितना डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो आपका वोल्टेज का डिफरेंस क्यों इतना सा आ रहा है, जो कि लगभग बहुत कम होता है ना। फुल लोड यानी नो लोड से आपके जब लोड करंट जीरो थी और जब इसकी फुल लोड करंट है इसके बीच पर जो हमारे टर्मिनल वोल्टेज में जो डिफरेंस आया वो बहुत कम है, इसलिए क्या हम उसको नेगेटिव मान सकते हैं और कह सकते हैं कि जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसके टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर होता है। ये लगभग आपके 205 वोल्ट के आसपास ही होता है, 205 वोल्ट से अधिक इसमें डिफरेंस नहीं है ना। इसलिए इसको क्या करना है कि इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा, मैं इसके वोल्टेज के लिए लेगा, इसलिए इसका यूज क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना और बैटरी चार्ज होता है ना, क्योंकि दोनों ही जगह में क्या चाहिए स्थिर वोल्टेज। अच्छा यहाँ पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ दिए हुए हैं कि आपके सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। पहला बात देखिए आपका सौ जनरेटर की तुलना में टर्मिनल वोल्ट का प्राइस हाई होती है क्योंकि फील्ड का वेरी क्षमता से इसमें ये कहना जा रहा है कि यहाँ पर वो आपके क्षेत्र देने हैं वो आपके लोड से कभी भी डिलेक्ट नहीं है ना, क्योंकि आपने देखा दोनों की सेपरेशन है अपनी फील्ड के लिए पूरा तो लोड की आप पूरा अरेंजमेंट है आपसे क्या है सेपरेटेड है तो इसलिए कभी भी लोड उतना ही बढ़ाओ इसका इफेक्ट आपकी फील्ड की शेप पर बहुत कम पड़ रहा है तो इसके काम जब आपको टर्मिनल वोल्टेज का भी स्थिर रहेगा तो इससे हमें एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपके स्थिर बढ़ना काम हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है फील्ड डिस्टर्बेंस से आर्मेचर की फ्लो आगे आए फील्ड फ्लक्स प्रभावी नहीं है ना, क्योंकि क्या होगा जैसे आर्मेचर का बना आर्मेचर बनाएगा तो बढ़ेगा
यहाँ इस आईओ को हमारे ड्रॉप का प्रभाव आपके फील्ड के ऊपर नहीं पड़ रहा है, फील्ड पूरे के बैटरी सोर्स अलग से बोला है, उससे भी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसके कारण क्या होगा आपके वोल्टेज ड्रॉप में ज्यादा ड्रॉप नहीं होगा। और अब इसी चीज को आप अगर शंट के अंदर देखोगे, शंट जनरेटर के अंदर, ये प्रभाव आपको शंट जनरेटर में देखने को मिलेगा। देखिए अभी तो अपन ने इस तरह से कनेक्ट कर रखा है ना, यहाँ जब लोड करंट यहाँ जब धारा बहेगी, यहाँ आर्मेचर धारा बहेगी, है ना, अगर आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा तो यहाँ पर आई इनटू आर ए ड्रॉप बढ़ेगा, क्योंकि आर ए की वैल्यू तो समान है ना। और जब ये ड्रॉप बढ़ेगा तो इन टर्मिनलों पर जो आने वाला वोल्टेज है वो ज्यादा कम होगा, है ना। अगर ये शंट टाइप का जनरेटर होता तो ये कम होने वाले वोल्टेज के कारण क्या होता, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को जो है वोल्टेज भी कम मिलते हैं, और इसमें वोल्टेज जब कम मिलते हैं तो इसके अंदर बहने वाली धारा भी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा का फॉर्मूला क्या होता है, VSH इनटू RSH, यही होता है। V की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर I की वैल्यू भी घट जाएगी, और I की वैल्यू घटेगी तो फ्लक्स की वैल्यू घटेगी, और फ्लक्स की वैल्यू घटेगी तो यहाँ पर इंड्यूस होने वाला EMF, जबकि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज कम हो रहा है, या उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से हमने बैटरी सोर्स को अलग से जोड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर आर्मेचर पे कितनी भी धारा प्रोवाइड हो उसका प्रभाव आपके सेल पर नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए तो ज्यादा आपके क्या वोल्टेज ज्यादा होगा, जबकि उधर वाले सेकेंडरी साइड जो तो ये इसका एडवांटेज। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, जनरेटर का आपका व्यापक टर्मिनल वोल्टेज रेंज के लिए क्या है, इसमें अलग अलग रेंज आप इससे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस बैटरी सोर्स के अंदर आपने वहां रेजिस्टेंस लगाया था मेरे पर, जिससे इसमें बहने वाली धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये धारा कंट्रोल करने के क्या ऊपर होने वाला चुंबकीय ऊपर होने वाला विकृति कंट्रोल हो जाएगा, अगर प्लस का होगा तो ये क्या होगा, प्लस ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा, मैं तो जिस स्टेज पर लेना मैं इसमें आसानी से प्राप्त कर, है ना। अब इसके डिसएडवांटेज, ये फायदा है नुकसान भी है ना। पहला नुकसान क्या होता है, पता है कि जनरेटर का आउटपुट ये होता है कि ये करता है इस आपकी एक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, अब इसमें जो आप डिश को यूज कर रहे हो क्योंकि सी मशीन के लिए दूसरा नुकसान क्या है, तो कोर्स में आपकी प्रॉब्लम जनरेट करना ये बैटरी आप यूज करने जाओगे तो लगभग 12 से 15 हज़ार रुपए के बीच में आती है, 12 से 15 हज़ार रुपए उसकी बेसिक कॉस्ट पड़ती है, इसकी ये नुकसान है, एक तो कॉस्टिंग बढ़ रही है, एक एडिशनल इक्विपमेंट में वहां पर जरूरत है। सेकेंडरी एक्साइटेड डीसी जनरेटर अपना कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की तीन प्रकार होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका शंट जनरेटर। शंट जनरेटर के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर का इसमें सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर भी सेल ग्राफ बनेगा, आगे इंड्यूस होने वाले ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच में, ठीक है। जब आप ये ग्राफ बनाते हैं उसका डायरेक्शन आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा, जैसे आपने ऊपर देखा था ना उसी के समान रहेगा, बस चेंजेस इतना होगा कि बस इसमें वाइंडिंग आर्मेचर से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर इसमें एक मेरे पर रजिस्टर ध्यान दिया, यहाँ इसमें आर्मेचर जुड़ गया होगा, और ये टर्मिनल आपके यहाँ पर ऊपर लगे जाते हैं, क्योंकि ये नॉट उसको नॉट क्या नाम दिया, नॉट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं इसको, इसको कोई नॉट नहीं, उस समय हमने रिलेशन निकालने के लिए नाम नॉट कैरेक्टरिस्टिक दिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये स्विच आपका यहाँ पे एक स्विच होगा इसके अंदर, है ना, इसको ऑन करके ओपन कंडीशन में रखेंगे और हम जनरेटर को घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो वहां
पर असीम चुंबक के कारण क्या होगा, ये वाला जब से स्टार्ट होगा, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पे वैल्यू भी दी हुई है, तो वैल्यू से समझना इजी रहेगा। जैसे कि यहाँ पर फील्ड करंट का मान 0 है, मगर यहाँ पर इंड्यूस होने वाले ईएमएफ का मान लगभग 20 वोल्ट के आसपास दिखाया हुआ है ना। 40 क्या है, तो यहाँ पर 10 या 20 कुछ हो सकता है ना वैल्यू, है ना। तो लगभग 20 वोल्ट के आसपास इसके अंदर जो वोल्टेज है आपके यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये इंड्यूस, ये ईएमएफ आपका इंड्यूस रहेगा जब तक मैं कितना इस स्विच को ओपन कंडीशन में रखूंगा तब तक ये 20 वोल्ट दिखाएगा। और जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करता हूँ, क्लोज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो 20 वोल्ट है वो इसको मिलेंगे, इस वाइंडिंग को मिलेंगे, इस वाइंडिंग को मिलेंगे, तो यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होगी, है ना। वो धारा जो होगी आपकी VSH बटेगा ISH के बराबर होगी, सॉरी RSH के बराबर होगी, है ना। तो VSH यहाँ पर लगभग 20 वोल्ट है, तो उसके कारण कुछ धारा यहाँ धारा प्रवाहित होना स्टार्ट करती है। तो यहाँ मैं सबसे पहले चलता हूँ 0.1 एम्पीयर यहाँ धारा है, आपकी फील्ड में कितनी धारा आ रही है 0.2। इसकी स्थिति में देखिए वोल्टेज आपका कितना आएगा यहाँ पर, लगभग 80 वोल्ट, है ना। इसी तरह से आप इस धारा का मान बढ़ाओगे, यहाँ चला जाएगा, है ना। इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे, ये सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे, है ना। और कि इसकी सीध में कहाँ मिल रहा है, हम जोड़ते जा सकते, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर लगभग 0.2 से कम 3 तक के 20 तक तो ये क्या है, समानुपाती की तरफ बढ़ रहा है, और उससे बाद में क्या हो रहा है, ये ग्राफ घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी सैचुरेशन की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप करंट का मान 0.4 5 6 7 कितना भी रखिए, टर्मिनल वोल्टेज 240 से ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपकी सैचुरेशन कंडीशन आ गई। अच्छा, इस ग्राफ को और ऊपर वाले ग्राफ में आप देखोगे तो देखो समान है, दोनों में मैग्नेटाइज कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक तो देखोगे आप, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए और शंट जनरेटर के लिए समान कंडीशन सेम है ना। तो इससे बोला जाता है कि जो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग हर जनरेटर के समान ही रहेगी, है ना। वही हम आगे के इसमें लगभग सेम रहेगी। तो ये शब्द के बारे में जो कौन सा रिलेशन है, सभी जनरेटर में समान होता है। वो आपका रिलेशन होगा जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसमें ये चीज लिखी है कि जब हम ऊपर डायग्राम में उसके अकॉर्डिंग इसको कनेक्ट करके इस जनरेटर को चलाते हैं, ये रिएक्शन में प्राप्त होगा और ये रिएक्शन में प्राप्त है ना। वो बिल्कुल आपके कटल रिएक्शन के समान होगा और अच्छे चुंबक के कारण जैसे पैटर्न होगा हम नेक्स्ट अब इसी के अंदर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर एक टॉपिक में आता है पीरियड रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रांजिंग वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, ठीक है। शब्द को जो है ट्रांजिंग वैल्यू उसके बारे में देखिए, शंट क्षेत्र का प्रतिरोध का भिन्नमान जिससे अधिक प्रतिरोध का जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है, ट्रांजिंग प्रतिरोध। हम बोल सकते हैं कि शंट जनरेटर की शंट की वाइंडिंग है उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा आपने शंट वाइंडिंग की रेजिस्टेंस बढ़ा दिया से रिलेटेड है तो क्या होगा, जनरेटर आपका आउटपुट देना बंद कर देगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम में होगा वो आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं, किसी भी जनरेटर इसको मेथड में किया जाएगा। देखिए इसमें चुंबकीय विलक्षण में ट्रांजिस्टर OCC यानी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक स्पर्श रेखा के मूवमेंट लक्षण है, यानी अगर ऐसा रेखा खींचे तो ये OCC के ऊपर स्पर्श रेखा के खींच जाएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस
धारा की है ना। वोल्टेज कौन सा है आपका, यहाँ आपका वोल्टेज VSH है ना, VSH है ना, और IF या आप ISH यहाँ बोल सकते हो या ISH है। हाँ, तो VSH बटेगा ISH करोगे तो क्या निकलेगा आपका RSH निकल जाएगा, है ना। ये RSH को ये रेजिस्टेंस को तो दर्शाएगा, है ना। तो इसके बीच में ये रेखा खींचोगे तो ये कौन किसको दर्शाएगा, आपके आपके अगर स्पर्श रेखा के रूप में है तो ये किसको दर्शाएगा, क्रांतिक प्रतिरोध। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू का मान बढ़ाते जाओगे तो इस ग्राफ में क्या होगा, ये जो रेखा है आपको वो क्या होगी, स्टेडी प्राप्त होगी, यानी इसका बीच का एंगल अधिक बन जाएगा। यहाँ ये इस तरह से मिलता है ना। अगर रेजिस्टेंस कम है तो यही ग्राफ आपका नीचे मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब देखिए इस पे पेपर देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे इसको कि मान लीजिए आपका RSH की कोई वैल्यू है, यहाँ 100 वोल्ट वगैरह है ना, इसको मान लेते हैं अपन 200 ओम, ठीक है। अब इसके लिए मैं यहाँ ग्राफ देखता हूँ, ग्राफ कैसे 200 ओम है ना। तो 200 ओम के अगर रेजिस्टेंस है, मैं मान लेता हूँ मेरे को 200 ओम का ग्राफ 0.1 एम्पीयर पे निकालना है ना। तो धारा का मान कितना हो गया आपका 0.1, वोल्टेज का मान कितना होगा ये निकाल सकता हूँ। V इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.1 होगा, इससे लगभग 20 वोल्ट। मैं इसकी सीट में और 20 वोल्ट की सीट में प्लॉट लगाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर आपका 20 वोल्ट लगभग इसकी सीट में यहाँ आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं धारा इसी रेजिस्टेंस पर मैं धारा का मान 0.2 कर दूंगा, 0.2 कर दूंगा यहाँ पर। तो अब यहाँ वोल्टेज का मान कितना आएगा मुझे, लगभग 40। तो यहाँ पर जो मेरा डॉट इसमें 40 लगभग यहाँ मान के चलता हूँ मैं, इससे है ना, यहाँ आएगा। अब इसी तरह से मैं 0.3 कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 60 के आसपास आएगी। तो मैं 200 ओम रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस 200 ओम के लिए मैंने जब ग्राफ बनाया तो ये देखिए कहां बना, यहां बना। अब ये कहेंगे मैं आपके 400 ओम के लिए ग्राफ बना, ठीक है। 400 ओम का रेजिस्टेंस है, धारा 0.1 इसमें प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वोल्टेज का लोड कहां आएगा इसमें निकाले तो अपन लगभग ये 40 वोल्ट में आएगा, है ना। यहाँ पर ये ग्राफ का 40 वोल्ट मेरा इसके आसपास यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ तो 20 वोल्ट में था ये 40 ऊपर आएगा, है ना। आगे चलते हैं तो 80 पर, 80 तो इससे 60 से ऊपर ही आएगा। आगे चलेंगे तो वो आपका लगभग आएगा 90 के आसपास, है ना। इसका ग्राफ मिलाओगे तो ये इससे जस्ट ऊपर की साइड आएगा। तो रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ा रहा है ये ग्राफ कहां शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। तो इसमें आप ऐसे ही करते हो, जब आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस कौन सा है आपका, इसका स्पर्श रेखा, अगर आप शंट क्षेत्र के अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ाते जाओगे तो ये रेखा कहां शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि इसको कट ना करके इससे, जब तक ये इसको कट करेगा तब तक तो वोल्टेज बनाएगा, और जैसे स्पर्श रेखा तक ये वोल्टेज डेवलप करेगा, जैसे ही इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो और इससे इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है, कट नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक ये वोल्टेज डेवलप कर सकता है वो क्या कहलाएगा आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर आप रेजिस्टेंस और बढ़ाते हो तो आपका ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो ऐसे ओपन सर्किट की तरह काम करेगी और वहां पर कोई भी वोल्टेज वहां पर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम ही है, इसमें OH OF आपको किसको दर्शा रहा है, आपको वोल्टेज को दर्शा रहा है, और OH यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, करंट को दर्शा रहा है ना। इससे आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो लगभग 1000 ओम इस ग्राफ के लिए है ना। अलग-अलग जनरेटर के लिए अलग-अलग ग्राफ बनेगा और अलग-अलग ग्राफ के हिसाब से आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी अलग-अलग। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन आगे क्रिटिकल रेजिस्टेंस में किसी को दिक्कत है, समझो यार क्रिटिकल रेजिस्टेंस ओके।
हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका शंट जनरेटर का इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, यानी बाहरी और आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, देखिए ये दोनों ही मैंने यही बना दिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके जो आंतरिक और बाहरी अभिलक्षण जो बनाए जाते हैं, पहले अपन बात करते हैं आंतरिक अभिलक्षण की। आंतरिक अभिलक्षण किसके बीच में बनाया जाता है? आपके ई और आई ए इसके बीच में बनाया जाता है ना, यानी आर्मेचर धारा और इंड्यूस ईएमएफ। और बाहरी अभिलक्षण किसके बीच में बनाया जाता है? टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच, है ना। अब जब मैं बात करता हूँ शंट जनरेटर की, आप शंट जनरेटर का एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं यहाँ पर। ये लोड कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे जैसे आप लोड यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो, लोड करंट का वैल्यू बढ़ती है, यही होता है। अगर ये लोड करंट की वैल्यू बढ़ रही है, आईएसएस की वैल्यू तो हमेशा बराबर ही रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ यहाँ जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है समान रहेगा, तो रेजिस्टेंस समान है, वोल्टेज समान है, तो बहने वाली धारा भी समान रहेगी, है ना। तो आईएसएस तो लगभग स्थिर है। तो यहाँ अगर आईएल की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो आईए की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आईए इज इक्वल टू क्या होता है आपका? आईएल प्लस आईएसएस। ये मैं बोलता हूँ कि ये तो स्थिर है ना। अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी ना, है? इसकी घटेगी तो इसकी भी घटेगी, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर जब लोड करंट बढ़ाता हूँ तो इसी के अनुपात में यहाँ पर आर्मेचर धारा भी बढ़ रही है, घट रही है ना। तो मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ ना कि आईए ले लो या आईएल, दोनों लगभग समान ही अनुपात में बढ़ेगी। यहाँ वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज और आपके ईएमएफ में अंतर कितना आता है आपका? एक तो ड्रॉप, दो ड्रॉप के कारण आएगा, पहले तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण और दूसरा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण। अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को हटा दूं, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप को हटा दूं, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को दर्शाएगा ना मेरे, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन तो क्या है? उसका आंतरिक पार्ट है। मेरे को तो हमेशा आर्मेचर के बाद, आर्मेचर रिएक्शन के बाद का ही वोल्टेज ईएमएफ के रूप में मिलेगा, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन हटा भी तो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ से, तो मेरा वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ई ही आएगी, है ना। तो मैं यहाँ इसको ई से भी दर्शा सकता हूँ, ये पॉइंट ई को दर्शाएगा और ये वाला पॉइंट किसको दर्शाएगा? बी। बी क्या है आपका? टर्मिनल वोल्टेज, और ई क्या है यहाँ पर? अब जब दोनों ही एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो मैं ये ग्राफ को दोनों को इस पे दर्शा सकता हूँ इजीली। नहीं तो अपन अलग अलग करके देंगे, लगभग आपका सेम ही बनेगा, है ना। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर कि शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने के साथ टर्मिनल वोल्टेज घटता है। वोल्टेज में यह कमी निम्न कारण से, पहला है आपका आर्मेचर प्रतिरोध के कारण जो कि डायरेक्ट है आपको, और दूसरा है आर्मेचर प्रतिक्रिया। ये जो कमी होती है इसको इनडायरेक्ट आपका लॉसेस बोलते हैं, और ये आपकी जो कमी है ये जो बोलेंगे डायरेक्ट लॉसेस, यानी प्रत्यक्ष लॉसेस है आपका, और ये अप्रत्यक्ष लॉसेस है, ठीक है। ऊपर दिए गए दो कारणों में से टर्मिनल ऊर्जा कम हो जाती है, इससे फील्ड करंट भी प्रभावित होता है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, शंट जनरेटर के अंदर आपकी टर्मिनल, हाँ आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, वोल्टेज इन दो कारणों से तो कम हो ही रहा है, मगर एक तीसरा कारण भी है जो वोल्टेज को कम कर रहा है। यहाँ आप मान लीजिए ये लोड कनेक्टेड क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका आर्मेचर रिएक्शन भी हो रहा है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी ड्रॉप हो रहा है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भी ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर जो मैं वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा। अगर ये वोल्टेज कम होगा तो शंट फील्ड को भी वोल्टेज कम जाएगा, और शंट फील्ड को वोल्टेज कम जाएगा तो उसमें बहने वाली धारा भी ऑटोमेटिक कम होगी, है ना। तो ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों के कारण तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मगर उसके साथ साथ मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज कम हो रहा है उसके कारण क्षेत्र के अंदर में क्या हो रहा है, मेरा फ्लक्स कम उत्पन्न हो रहा है, और इसके कारण भी क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पर उत्पन्न होने वाला, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर तीनों कारणों से मेरे यहाँ पर वोल्टेज कम होता है।
अरे ये क्वेश्चन एसएससी में भी एक बार आया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह जो दोनों को याद है ना, इस चीज को कई बार वो नेगलेक्ट करते हैं, मगर ये इसके कारण भी क्या होता है आपका वहां पर उत्पन्न होने वाला एरिया कम होता है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे को आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप निकालना है तो उसके यहाँ पर मैंने फॉर्मूले दिए हैं कि आर्मेचर ड्रॉप के रेजिस्टेंस के कारण कितना ड्रॉप होगा, तो उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आपका E माइनस I इनटू RA। ठीक है, I A इनटू RA आपके किसको दर्शा रहा है, आर्मेचर ड्रॉप को दिखा रहा है। अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ से इससे माइनस कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल वोल्टा आ जाएगी। ठीक है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को मैं यहाँ दर्शा नहीं सकता किसी फॉर्मूले से, आर्मेचर प्रतिक्रिया का, क्योंकि वो कितना प्रभाव पड़ेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके आर्मेचर करंट, है ना। अगर आर्मेचर करंट ज्यादा होगा वो ड्रॉप भी आपका ज्यादा होगा, और आर्मेचर करंट कम होगी तो वो ड्रॉप भी कम होगी। अच्छा, जो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण जो प्रभाव पड़ते हैं वो दो प्रभाव पड़ते हैं आपके, पहला तो होता है बी चुंबकीय या एच चुंबकीय प्रभाव, और दूसरा होता है आपका क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। ये दो इफेक्ट पड़ते हैं आपके बेंच चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, इसको अपन आगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको अभी थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी चीज की, आपके पूरा है ये टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन। अब इस ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ मैंने लोड करंट जब शून्य रखता हूँ तो मेरा यहाँ पर रिड्यूस होने वाला एरिया पूरा मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा, है। जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन भी आएगा, और आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा आपका घटेगा, है ना। उसी के साथ में भी आपका क्या हो रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भी आपको वहां पर ड्रॉप होगा। सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन के कारण अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप को लूं तो यहाँ से यहाँ तक का ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को दर्शा रहा है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो आपके किसको दर्शा रहा है, आर्मेचर, हाँ, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण की ड्रॉप। ये जो अभिलक्षण है ये आपका आंतरिक अभिलक्षण कहलाएगा, और ये जो अभिलक्षण है ये आपका क्या कहलाएगा, बाहरी अभिलक्षण। ठीक है, अच्छा, अब इसी अभिलक्षण में अभी तक तो मैंने रेटेड लोड तक देख लिया, है ना। अब मान लीजिए मैं करंट का मान और अधिक बढ़ा रहा हूँ इसके फुल लोड करंट से, तो क्या होगा इसमें, है ना। तो ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ दर्शाएंगे आपको, जैसे आप स्टार्टिंग में लोड करंट आप जब शून्य रखते हो तो इंड्यूस ईएमएफ है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे लोड करंट को, फुल लोड करंट तक बढ़ाओगे तो वोल्टेज पे कम होगी, कहां तक पहुंच गया आपका बी पॉइंट तक, है ना। ये किसके कारण पहुंचा, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप के कारण और आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद भी आप रेटेड करंट के बाद भी आप क्या करते हो, आप यहाँ पर और लोड को बढ़ाते हो, और लोड बढ़ाने का मतलब आपने लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू और घटा दी, तो करंट अब क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी, मगर क्या हो रहा है, वोल्टेज का मान क्या होगा, स्पीड से घटेगा, है ना। ये देखिए यहाँ ट्यूब मोड है ना, यहाँ ये घटने लगेगा, और ज्यादा आप बढ़ाने की, और ज्यादा आप इसको लोड करंट के मान को बढ़ाने लगोगे तो लोड करंट का मान बढ़ेगा नहीं, है ना। वहां और क्या होगा, ईएमएफ का मान घटने लगेगा, ईएमएफ का मान घटने लग गया, यहाँ पर घटने लग गया, वोल्टेज का मान कम होने लग गया, क्योंकि लोड करंट क्या होती है, टर्मिनल वोल्टेज बटेगा आरएल, है ना। तो आप जब इसको घटा रहे हो तो टर्मिनल वोल्टेज भी घटेंगे, तो ये वाला वोल्टेज भी घटेगा, है ना, ये वाला वोल्टेज घटेगा। जब आप इसको रेजिस्टेंस को और घटाते जा रहे हो तो इसकी वैल्यू आप कितनी कितनी होगी, है ना, इसकी वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। वो क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये घटने लग जाएगा, ये घटने लग जाएगा तो उस समय क्या होगा, इसकी वैल्यू आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो मगर ये वापस कर जाएगी, ये घटने के कारण वापस कम हो जाएगी, और ये कम होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डी पॉइंट के बाद ये पूरा वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबक के कारण जितना वोल्टेज उत्पन्न होता है ना उतने वोल्ट पे चला जाएगा। इस कंडीशन में आपका ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा। ये डी आपका ये पॉइंट है ना, ई पॉइंट से लेकर ये वाला डी से लेकर ई तक का, यहाँ पर ये जनरेटर एज ए शॉर्ट सर्किट होगा।
ये पूरा आपका कैरेक्टर अभिलक्षण है। वैसे अपन जब यूज करते हैं जनरेटर तो केवल हम यहाँ तक यूज करते हैं, मैक्सिमम सी पॉइंट तक यूज करें, इसके बाद हम इसका यूज है ना। ये चीज इसमें बताई हुई है, ये सारी चीजें में लिखी हुई है, ये चीज इसमें लिखी हुई है ना। एक बार इसको पढ़िए सबको जो लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी यहाँ दर्शाया है। तो यहाँ देखिए आपका जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है किस किस के बीच में इंड्यूस ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ली जाती है आपकी, है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका भी आप जैसे जैसे आर्मेचर करंट का वैल्यू बढ़ाते हो, है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है आपके इसमें ईएमएफ में कमी होती है ना। आर्मेचर करंट आप निकालोगे यहाँ पर, तो आर्मेचर करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है देखिए, आई ए इज इक्वल टू क्या है, एल आई एल प्लस आई एस एस, है ना। यही होती है ना आपके आर्मेचर करंट, है। और आई एस एच की वैल्यू स्थिर होगी आपकी लगभग, क्योंकि इस पर टर्मिनल पर वोल्टेज जो आते हैं वो लगभग इसमें स्थिर माने जाते हैं। तो आई लोड की वैल्यू के साथ साथ आर्मेचर की भी वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर, है ना। तो इसलिए देखिए दोनों को एक साथ यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं, है ना। तो ये ग्राफ आपका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऊपर दिखाई हुई है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई हुई है। दोनों में आपको ज्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहा होगा, दोनों ही ड्रॉप हो रहा है। और ये जो बीच का गैप है ये किसके कारण है, आपका आई इंटू ए इंटू आर ए के कारण, ठीक है। और इसी का जब वो शॉर्ट सर्किट वाला जैसे अपन पूरी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो भी ये लगभग सेम ही है, देखिए यहाँ पर, है ना, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जैसे आपकी के ऊपर क्रिटिकल रेजिस्टेंस आया ना, उसी प्रकार से एक लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस की इसमें टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या है, तो इसमें ये देखिए लोड प्रतिरोध के उस मिनिमम मान से की जाती है जिससे जनरेटर वोल्टेज निर्मित करता है। यानी इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपका रेजिस्टेंस जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वह वैल्यू जहां तक आपका जनरेटर शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, है ना, उसके बाद क्या होता है, अगर उससे ज्यादा प्रतिरोध आप कम करोगे तो आपका जो जनरेटर है शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो मिनिमम मान आपका लोड का जहां तक वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा वो आपका क्या कहलाएगा, लोड क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसको हम जो आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके स्पर्श रेखा के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है ना। बस इसी का ये फॉर्मूले वगैरह दिए हुए हैं आपको, ये इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा था आपके लिए, ठीक है ना। आपको मेन दो इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज जनरेटर। शंट जनरेटर आपके लगभग तीनों प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है, अब सीरीज में बात करते हैं। तो देखिए सीरीज में तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको यहीं दर्शाई, ठीक है। मैंने आपको बताया था आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक सभी जनरेटर के लिए लगभग समान होगी, तो इसके अंदर भी देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम ही है ना। स्टार्टिंग में अवशिष्ट चुंबक के कारण ये जीरो से स्टार्ट नहीं होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद ये आपकी वोल्टेज और धारा इसके अंदर प्रोपोर्शनली चलेगा तो ये सीधी रेखा में प्राप्त होगी, और उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका संतृप्त अवस्था में आ जाएगा तो ये वक्र घूम जाएगा, सेम टू सेम ही है इसमें, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये थोड़ी डिफरेंट होती है, वो कैसे होती है वो अब बात करते हैं। आपका यही कनेक्शन होता है इसका सीरीज वाइंडिंग का। तो सबसे पहले अपन यहाँ देख रहे हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी वाउंड जनरेटर, ठीक है ना, सीरीज डीसी वाउंड जनरेटर। तो डीसी सीरीज जनरेटर की आंतरिक विशेषता कर्व आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज और लोड करंट के मध्य संबंध दर्शाता है, ठीक है। किस किस के बीच में आ रहा है आपका, एक तो आर्मेचर में जो इंड्यूस ईएमएफ है उसके
और दूसरा आपके आर्मेचर के अंदर जो प्रवाहित धारा है उसके बीच में संबंध दर्शा है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका आर्मेचर के अंदर उत्पन्न करंट यहाँ पर ये होगी और ये की ये करंट आपके इस वाइंडिंग में जाएगी और ये की ये वाइंडिंग आपकी किस पर, ये लोड पर, ये की ये करंट लोड में जाएगी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना कि आपके लोड करंट और आपके फील्ड वाइंडिंग करंट और आपकी आर्मेचर करंट समान है, बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं ग्राफ बनाऊं तो तीनों में से कोई भी वैल्यू मुझे पता है तो वो समान ही है, तो आप ग्राफ तीनों में से किसी भी वैल्यू को रख के बना सकते हो यहाँ पर, है ना नीचे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है वो आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज और लोड करंट, जबकि एक्चुअल में क्या होता है आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में ना बनाई जाती है। क्योंकि आर्मेचर करंट और लोड करंट बराबर है इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, लोड करंट के बीच में ये हाँ संबंध दर्शाता है। ये वक्र नो लोड वोल्टेज में आर्मेचर रिएक्शन के डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण हुए वोल्टेज ड्रॉप को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आर्मेचर के अंदर जो ड्रॉप जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर अगर हम जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पर मेरा ये वक्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उत्पन्न वास्तविक वोल्टेज Eg नो लोड वोल्टेज E0 से कम होगा। क्यों कम होगा यहाँ पर, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर आपके आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका इंड्यूस ईएमएफ तो यहाँ पर ये है नो लोड वोल्टेज आपका, है ना। तो इस समय आर्मेचर रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लोड इससे हट जाएगा तो कोई आर्मेचर द्वारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, तो आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न ही नहीं होना। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो नो लोड वोल्टेज है आपका वो अधिक होगा और आपका जो आर्मेचर जो इंड्यूस ईएमएफ है जो आपका वास्तविक वोल्टेज है Eg वो आपके क्या होगा यहाँ पर इससे नो लोड की तुलना में कम होगा। तो इसलिए देखिए जो आपके मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को माइनस करते हैं तो ये ग्राफ आपका कहाँ आ जाएगा, आपके इंटरनल कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये आप इसको दर्शा रहा है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बाकी लगभग समान है। समान क्यों है, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपका जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं वो किसके ईएमएफ और आर्मेचर धारा के बीच में निकाल रहे हैं। तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ाने लगेंगे तो वैसे इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा और वो इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ता बढ़ता ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आके यहाँ तक आएगा, मगर ये नो लोड से नो लोड जो वोल्टेज है उसके बराबर कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, है ना, इसलिए। अब इसी पे मैं बात करूं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की, तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और आपके लोड करंट के बीच में नापा जाता है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा आपका, E इजिकल टू किसके बराबर होता है, V माइनस, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, V इजिकल टू किसके बराबर होता है आपका E माइनस I A इंटू RA के। ठीक है, ये वाला ग्राफ मेरे को यहाँ मिल रहा है ये वैल्यू, अगर इसमें से I इंटू RA ड्रॉप माइनस कर दूं तो मेरे टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये ग्राफ कहाँ मिलेगा मुझे, जस्ट यहाँ पर। ये किसको दर्शा रहा है, आपके जो ड्रॉप है आर्मेचर के कारण उसको, आर्मेचर प्लस